नमस्ते। मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर हम इसे बस बच्चों की एक कहानी या कोई साधारण सी लोक कथा मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में ये कहानी भावनाओं, गहरी दोस्ती और वफादारी की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और हमारे समाज के गहरे मूल्यों को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पे गौर करते हैं, क्या जानवर भी हमारी तरह दुख, प्यार या वफादारी महसूस करते हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि ये भावनाएं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की जागीर हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? ये कहानी हमें जानवरों की भावनाओं, उनकी सहानुभूति और बिना बोले एक दूसरे से संवाद करने की उनकी गजब की क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो इस पूरे विषय को हम 3 परतों में समझने वाले हैं। पहला, जानवरों के बीच का अनोखा बंधन। दूसरा, कहानी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद से एक छोटी सी मुलाकात। और तीसरा, इस कहानी में छिपा हुआ एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक रूपक। चलिए सबसे पहले कहानी की बाहरी परत यानी हीरा और मोती के उस खास बंधन से शुरुआत करते हैं। तो मिलिए हमारे मुख्य किरदारों से। हीरा और मोती, पछाई जाति के ये दोनों बैल दिखने में बेहद सुंदर, काम में एकदम चौकस और डील डॉल में भी काफी ऊंचे। काफी लंबे समय से साथ रहते रहते इन दोनों के बीच एक गजब का भाईचारा बन गया था। अपने दयालु मालिक झूरी के लिए इनकी वफादारी देखने लायक थी। झूरी का प्यार और इन दोनों की उसके प्रति निष्ठा असल में गांव के परिवेश में इंसान और जानवर के बीच के एक परफेक्ट और आदर्श रिश्ते को दिखाती है। प्रेमचंद जी ने जानवरों के प्यार को इतनी बारीकी से दिखाया है कि क्या कहने। ये दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपना प्यार जताते थे, और हाँ, कभी कभी सींग भी मिलाते थे, पर गुस्से में या लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजे में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पक्के दोस्त आपस में धौल धप्पा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये हल में जोते जाते ना, तो हर एक की यही कोशिश होती थी कि भाई ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। ये बिना किसी स्वार्थ वाली पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस रिश्ते की सबसे दिलचस्प बात थी उनकी मूक भाषा, यानी बिना कुछ बोले एक दूसरे से बात करना। ये दोनों बैल बिना एक भी शब्द कहे एक दूसरे के मन की बात बखूबी समझ जाते थे। ये मूक भाषा सिर्फ जानवरों की कोई खूबी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक गहरा सामाजिक विश्वास बिना बोले भी बन सकता है। सच में जानवरों के अंदर की इस भावनात्मक गहराई को हम इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आता है। कहानी में असली संघर्ष तब शुरू होता है जब हम झूरी के घर के प्यार और गया के घर की कठोरता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। झूरी के घर बैलों को प्यार और सम्मान मिलता था, लेकिन जब उन्हें झूरी के साले गया के घर भेजा गया तो उनके साथ बहुत ही क्रूर बर्ताव हुआ। ये उनके लिए सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक आघात था। नए घर में गया के यहाँ पहुंचने पर जो हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला है। दिन भर भूखे रहने के बाद भी उन्होंने नांद में मुंह तक नहीं डाला। सोचिए, उनका भोजन से ये इनकार कोई छोटी बात नहीं थी। ये असल में उनके गहरे दुख, शोक और अपना असली घर छिन जाने की पीड़ा को दिखाने का एक मूक तरीका था। ये दृश्य साफ दिखाता है कि जानवर भी अपनों से बिछड़ने के दर्द को कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं। इतनी क्रूरता और बेरुखी के बीच भी कहानी में सहानुभूति का एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है। रात के अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची चुपके से आती है और उन्हें रोटियां खिलाती है। उस बच्ची के प्यार के बदले बैल कृतज्ञता से उसका हाथ चाटते हैं, और फिर एक दिन वही बच्ची उन्हें क्रूरता से बचाने के लिए उनकी रस्सियां खोल देती है। यह बिना शब्दों का संवाद हमें बताता है कि करुणा और प्यार कैसे इंसान और जानवर के बीच की दूरियों को पल भर में मिटा सकते हैं। आइए अब अपनी चर्चा की दूसरी परत की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं इस कहानी को रचने वाले मुंशी प्रेमचंद जी से। इस कहानी के पीछे की वो दमदार आवाज हैं मुंशी प्रेमचंद। वैसे उनका असली नाम धनपत राय था और उनका जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव के माहौल में पले बड़े होने की वजह से ही उनके लेखन में इतनी गहराई आई। उन्होंने गांव और शहर के जिस असली रंग को करीब से देखा और जिया, बस उसी को अपनी कहानियों में पूरी सच्चाई के साथ उतार दिया। उनका सफर भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। शुरुआत में उन्होंने शिक्षा विभाग में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की, लेकिन फिर असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया
और अपनी पक्की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। देश की आज़ादी की लड़ाई में सीधे उतरने के इस एक फैसले ने उनके लिखने के तरीके और उनके विचारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी साहित्यिक शैली एकदम विशिष्ट थी। उन्होंने हमेशा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों जैसे किसानों, मजदूरों और दलितों के जीवन को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया। वो रोजमर्रा की साधारण और मुहावरेदार ग्रामीण बोली का इस्तेमाल करते थे, जो सीधा दिल पर असर करती थी और पाठकों के मन में किरदारों के लिए एक गहरी हमदर्दी पैदा करती थी। और दो बैलों की कथा में जो इतना संवेदनशील रूप हम देखते हैं, वो भी उनकी इसी खास शैली का ही एक हिस्सा है। अब हम पहुंच गए हैं अपनी सबसे अहम भीतरी परत पर, इस कहानी में छिपा हुआ एक गहरा रूपक। पंचतंत्र की पुरानी कहानियों की तरह ही इस कहानी में भी एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक संदेश छिपा है। कहानी की घटनाएं सीधे सीधे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हैं। ध्यान से देखिए, हीरा और मोती असल में उस समय की उत्पीड़ित भारतीय जनता का प्रतीक हैं। गया का वो कठोर बर्ताव, वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन का क्रूर रूप है। बैलों का मजबूत रस्सियां तोड़ना औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के समान है, और उनका बार बार आज़ादी के लिए भागना और संघर्ष करना भारतीय जनमानस के असहयोग आंदोलन को दर्शाता है। कहानी का एक बहुत ही साफ और गहरा संदेश है, स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। प्रेमचंद जी एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से मिल जाए। हीरा और मोती को आज़ाद होने के लिए न जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। ये सीधा सीधा प्रेमचंद जी के अपने ब्रिटिश विरोधी विचारों और आज़ादी के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ता है। मजेदार बात यह है कि दोनों बैलों का स्वभाव एकदम अलग है। हीरा थोड़ा शांत और सहनशील है, तो मोती एकदम विद्रोही। लेकिन फिर भी मोती का वो डायलॉग, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा, ये दिखाता है कि एक बड़े राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में अलग अलग विचारों वाले लोगों का एक साथ खड़ा होना और उनकी आपसी निष्ठा कितनी ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से, चिंतन और सबक की ओर चलते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, सच्ची आज़ादी के लिए लगातार और एकजुट होकर संघर्ष करना क्यों ज़रूरी है। कहानी में हमने देखा ना कि हीरा और मोती की एक भी कोशिश तुरंत कामयाब नहीं हुई, उन्हें बार बार गिरकर उठना पड़ा और सबसे बड़ी बात, एकजुट रहना पड़ा। ये सवाल हमें इतिहास के पन्नों से निकालकर हमारे आज के जीवन की चुनौतियों तक ले जाता है, जहां कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए ऐसे ही अटूट संकल्प की ज़रूरत होती है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। हम इंसान जो भाषा और बातचीत में इतने माहिर होने का दावा करते हैं, क्या हम हीरा और मोती की उस मूक भाषा और उनके बिना शर्त समर्पण से कुछ सीख सकते हैं? उनका वो अटूट प्यार और वफादारी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची हमदर्दी और साथ निभाने के लिए शायद शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।